जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुज़र रहे होंगे। बहरहाल अभी आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आपको पता है कि पहले हमारी सीरीज़ चल रही थी और पहले हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर पे वीडियो बनाई थी। फैक्ट्स बेस और फ्यूचर बेस हमने डिस्कस किया था उसे, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी और कुछ फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया था। इसी तरह हमारे पास जो पावर का हमारा सेक्टर है पावर जनरेशन का, उसके अंदर आईपीपीज हमारे आ जाते हैं, उस सेक्टर को भी हमने डिस्कस कर लिया है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है। और आज जो हमारा सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। पहले तो आज हम जरा वर्किंग देखेंगे बैंकिंग सेक्टर की, कि बैंकिंग सेक्टर हमारा वर्क कैसे करता है और फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारे पास जो भी कंपनियां आ जाती हैं, जो भी बैंक्स आते हैं और जो बैंक हमारे पीएसएक्स में रजिस्टर्ड हैं, उन हम सब बैंक्स को देखेंगे और कुछ उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। उनकी शेयर प्राइसेस को भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ उनके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे और कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमारे पास शरिया बैंक है, कौन सा नॉन शरिया बैंक है। और मेन जो चीज़ है, शरिया और नॉन शरिया में डिफरेंस क्या होता है, उस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पेन टूल खोल लिया, तो पेन टूल की हमको यूज़ करके ना हम पहले तो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से जो जो हमारे पास बैंक हैं, इनमें से कौन सा बैंक हमारे पास अच्छा है और कौन सा जो बैंक है ना वो हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल फंडामेंटल के लिहाज से बुरा है। तो पहला हम देखते हैं जी जरा। पहला हमारे पास आ जाता है जी अलाइड बैंक। अलाइड बैंक अच्छा बैंक है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लिस्ट में कि ये अच्छा बैंक है, कि इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और ओवरऑल जो इसके रिजल्ट वगैरह होते हैं वो भी अच्छे आते हैं। देन हमारे पास एकेबीएल है, अस्करी बैंक लिमिटेड, ये भी बहुत अच्छा है। बैंकल फलाह, इसकी जो अभी रिपोर्ट आई थी बैंकल फलाह की, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, बहुत तगड़ा बैंक है। देन बैंकल हबीब है, बैंकल हबीब बहुत अच्छा बैंक है। लेकिन बैंकल हबीब के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है, अभी एक जो हमें स्कैंडल देखने को मिला था 500 करोड़ का, वो किस बैंक के बारे में आया था? बैंकल हबीब के बारे में आया था कि एक एरिया मैनेजर था, उसने साथ में कुछ बंदों को मिलाया हुआ था और तकरीबन 500 करोड़ का ये एक ब्लंडर इन्होंने किया था। वो बंदा 500 करोड़ रुपए लेके भाग गया था बाहर। इसके अलावा बैंक इस्लामिक पाकिस्तान है, बहुत अच्छा बैंक है और स्पेशल इस बैंक की जो ईपीएस अभी आई थी, मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है, इसके ऊपर मैं डबल टिक लगा रहा हूँ और ये इस्लामिक बैंक है। देन बैंक ऑफ हमारे पास खैबर है, ठीक है, नॉर्मल बैंक है, इसे आप लोग कंसिडर मेरे ख्याल में तो ना ही करें, इतना अच्छा बैंक नहीं है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, इसकी भी जो हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह आते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आते हैं। देन हमारे पास फैसल बैंक है, फैसल बैंक बहुत ही तगड़ा बैंक है, इसके फंडामेंटल इस दफा मैंने नोट किए थे, बहुत ही तगड़े आए थे। देन हबीब बैंक लिमिटेड है, हबीब बैंक के लिए एक तो आप लिस्ट के अंदर इसे शामिल कर लें इसलिए कि ये बड़ा बैंक है। सेकंड एक और चीज कि ये जो बैंक है इसके अंदर भी घपले वगैरह होते रहते हैं, तो घपलों में इस बैंक का भी जो हमारे पास है वो नाम आता रहता है। आगे चलते हैं जी और जरा जो हमारे पास बाकी बैंक है उन्हें भी देखने की कोशिश करते हैं। देन सिल्क बैंक है, सिल्क मेरे ख्याल में एक निखट्टू बैंक है, ना इनकी अर्निंग अच्छी होती है ना इनकी कोई चीज अच्छी होती है, तो मैं सिल्क बैंक को इसी लिहाज से कंसिडर नहीं कर रहा और इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक की मैंने जो देखी है फंडामेंटल्स वगैरह इनके देखे हैं कि रिपोर्ट इनकी वगैरह क्या आ रही है, तो रिपोर्ट वगैरह इनकी मेरे ख्याल में तो मुकम्मल जो है ना वो जीरो ही आ रही है, कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है कि बैंकिंग की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए अगर आप बैंक को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर डिविडेंड लेना है, कैपिटल गेन लेना है, तो कुछ चीजों को आप लोगों ने ज़हन में रखना होगा। तो बहरहाल ये मैंने जो भी लाइनें लगाई हैं इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ और देन देख लेते हैं हमारे पास एक और बैंक है जी हमारे पास। अभी हम कहाँ पहुंचे थे, मैं एक मिनट जी जरा माजरत। हम देख रहे थे जी फैसल बैंक को देख लिया है हमने, बहुत अच्छा बैंक है, मैंने आपको बता दिया। हबीब बैंक के बारे में मैंने आपको नॉर्मल एक राय दी है अपनी। देन हमारे पास हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक एचएमबी, एचएमबी बहुत ही तगड़ा बैंक है और एक अच्छा बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो हमारे पास बैंक जो हमें देता है डिविडेंड देता रहता है, सबसे बढ़ के डिविडेंड की जो बात होती है वो एचएमबी की बहुत अच्छी है, मैं एचएमबी को भी इस लिस्ट के अंदर शामिल करता हूँ। देन जीएस बैंक है, जीएस बैंक आपको पता हो कि जीएस बैंक ने अपनी सिक्योरिटी की कंपनी बनाई हुई है, जो ब्रोकरेज फर्म होती है वो बनाई हुई है। एमसीबी जो बैंक है बहुत तगड़ा बैंक है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। और ये बैंक किसके नाम पे है? ये बैंक हमारे पास जो निशात ग्रुप है, जो मियां मंशा ग्रुप है उसके पास है। मिजान बैंक हमारा जो है ये इस्लामिक बैंक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है और लोग इस्लामिक बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये प्राइवेट बैंक है लेकिन ये हमारा गवर्नमेंट का बैंक है, ये प्राइवेट बैंक नहीं है। देन हमारे पास सांबा बैंक लिमिटेड, नॉर्मल बैंक का यार, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, फंडामेंटल भी नॉर्मल ही होते हैं। देन हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अच्छा बैंक है ये भी, मतलब काफी हद तक बेहतर है। एसएमबीएल जो हमारे पास ये एसबीएल है, सांबा बैंक लिमिटेड, इससे अच्छा है। और देन हमारे पास जो एक और नीचे बैंक है सिल्क बैंक है, उसकी निस्बत भी अच्छा है। सिल्क बैंक मेरे ख्याल में तो एक निखट्टू बैंक है, इसको आप इस लिस्ट के अंदर से निकाल ही दें,
कि फ्यूचर में ये बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। देन हमारे पास समिट बैंक है, ये भी एक किस्म का निखट्टू ही है। इनकी भी अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो मेरे ख्याल में नेगेटिव होती है, बैंक ऑफ पंजाब की नेगेटिव में होती है, एसएमबीएल की नेगेटिव में होती है, सिल्क की नेगेटिव में होती है। तो ये जो दो तीन बैंक हैं इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। देन हमारे पास सुनहरी बैंक लिमिटेड एसएनबीएल है, एक नॉर्मल बैंक है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। देन यूबीएल है, अच्छा बैंक है, यूबीएल को मैं कंसिडर कर लूं, बहुत ही तगड़ा बैंक है यूबीएल भी। तो बहरहाल ये एक लिस्ट थी जिसे मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया जाए। यूबीएल अच्छा बैंक है। और देन आप स्टैंडर्ड को देख लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को देख लें, नेशनल बैंक को देख लें, मिजान को देख लें, एमसीबी को देख लें, जेएस को देख लें, और देन एचएमबी को देख लें। एचबीएल रोलो में गबलों में बड़ा शामिल होता है, लेकिन बैंक अच्छा है, मतलब फंडामेंटल्स के लिहाज से अच्छा है। बहरहाल एक लिहाज से बुरा है, वो इसके जो है स्कैंडल बहुत ज्यादा होते हैं। फैसल बैंक बहुत ही तगड़ा बैंक है, इस्लामिक बैंक है फैसल बैंक, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। और एक और जो बैंक है हमारे पास बैंक अल फलाह लिमिटेड 4 और मिजान बैंक 5। ये बैंक जो है ना बहुत तगड़े बैंक हैं, किस लिहाज से, इस्लामिक बैंक है। अब जो एक और आ जाता है कि जो बंदा कहता है कि इन बैंकों के पास पैसा बहुत है, वो हमारे पास आ जाएगा मिजान बैंक और यूबीएल बैंक और एक और जो हमारे पास है जी बैंक अल हबीब बैंक। और मेन जो बैंक है मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, एमसीबी बैंक। एमसीबी एक तगड़ा तरीन ग्रुप है, और इस बैंक को मेरे ख्याल में मैं एक प्रायोरिटी देता हूं कि ये बैंक कभी भी नाकाम नहीं होने वाला है। अब ये बैंक कब परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, एक बात तो आपने ज़हन में रख लेनी है कि ये अमीर बनते हैं। और दूसरी बात, जब अगर फर्ज करें हमारे पास पीएमएलएन की हुकूमत आती है, चाहे पीपल पार्टी की है, ये बैंक परफॉर्म करेगा। निशात का जैसे ही पूरा ग्रुप परफॉर्म करेगा, ये बैंक हमारे पास परफॉर्म करेगा, क्योंकि फर्ज करें पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है तो इस बैंक को काफी तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी और पूरे निशात ग्रुप को भी मिलेंगी। और आजकल निशात वाले थोड़ा सा डिविडेंड के लिहाज से थोड़ा ढीला आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि निशात वाले भी थोड़ा डिविडेंड दें यार, अच्छा ग्रुप है, अर्निंग कमा रहा है, जब उनकी अर्निंग अच्छी आ रही है, ईपीएस अच्छी आ रही है, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ भी शेयर कर दिया करें। देखिए हमें किस चीज से हर्ज होती है, हमें जो मेन चीज जो हम कहते हैं ना होनी चाहिए, वो हम प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि डिविडेंड दे। हम कहते हैं कि जो बैंक हमें डिविडेंड देगा, जो सेक्टर डिविडेंड देगा वो अच्छा है। अब जो डिविडेंड नहीं देगा हम उसे कहते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है। तो बहरहाल डिविडेंड वाले जो शेयर है ना उन्हें कंसिडर किया करें। अलाइड बैंक है, डिविडेंड देता है। अस्करी बैंक कभी कभार देता है, बैंक अल फलाह देता है, बैंक अल हबीब डिविडेंड देता है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान भी देता है, बैंक ऑफ खैबर शायद देता हो, बैंक ऑफ पंजाब नहीं देता, फैसल बैंक देता है, एचबीएल भी देता है, हबीब मेट्रोपॉलिटन भी देता है, जेएस बैंक नहीं देता। देन हमारे पास एमसीबी भी देता है, मिजान बैंक भी देता है। और देन मिजान बैंक के अलावा मैं नीचे आ जाता हूँ और मजीद देख लेते हैं कि मजीद कौन सा बैंक जो है वो हमें देता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग जरा देख लीजिएगा कौन सा बैंक देता है कौन सा नहीं देता। देन हमारे पास सिल्क बैंक नहीं देता है जी, देन एसएमबीएल भी नहीं देता, सुनहरी बैंक कभी कभार दे देता होगा, यूबीएल भी हमारे पास देता है, और यहाँ पे नेशनल बैंक भी नहीं देता। तो ओवरऑल जो बैंकिंग वाले हैं जो हमारे पास देते हैं, उन शेयर को आपने ज़हन में रखना है कि कौन सा जो हमारे पास शेयर है वो हमें दे रहा है। तो जो डिविडेंड देगा वो शेयर अच्छा होगा, एक लिहाज से, किस लिहाज से कि वो हमारे साथ कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है। अब बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है, अब वो भी देख लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर पे वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये जो हमारा बैंकिंग सेक्टर होता है ये कैसे काम करता है, कि बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट रेट कैसे होता है, और ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कोलेक्ट कैसे करते हैं, देन इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, वो सारी चीजें मैंने ये जो वीडियो बनाई थी बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, ये वीडियो आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको बैंकिंग का जो मॉडल है ना कैसे काम करता है, इसके अंदर रेशो कौन सी इस्तेमाल होती है, वो चीज आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज जो एक और मेन चीज है ना हम डिस्कस करेंगे, वो मेन चीज हमारी ये होगी कि जो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है उसमें शरिया कंपनीज आ जाती है, नॉन शरिया कंपनीज आ जाती हैं। शरिया कंपनी काम कैसे करती है और नॉन शरिया कंपनी हमारे पास काम कैसे करती है। जी देखिए मैंने अब यहाँ पे पेंट ओपन कर लिया है, ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शरिया कंपनी क्या होती है, नॉन शरिया कंपनी क्या होती है। पहले हमारे पास जो पहली चीज आ जाती है शरिया कंपनी, फिर हमारे पास आ जाती है नॉन शरिया। नॉन शरिया को मैं NS लिख रहा हूँ और शरिया को मैं सिर्फ S लिख रहा हूँ। अब हम दोनों में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि दोनों की जो अर्निंग होती है वो कहाँ से आती है, दोनों पैसे कैसे कमाती हैं। देखिए शरिया होने के लिए जरूरी है सबसे पहले कि जो आपका इंटरेस्ट है ना, मैं इसे आई लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट को आई लिख रहा हूँ, ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो, इंटरेस्ट रेट नहीं लेंगे। एक तो पहली चीज, जो हमारे पास नॉन शरिया हैं उनमें हमारे पास कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को प्रेफर करते हैं, और इंटरेस्ट रेट आजकल कितना चल रहा है, 22%। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है उसे भी देखने की कोशिश करें कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास आ गया पहला डिफरेंस। और फिर इसके बाद अब आती है कि इन्वेस्टमेंट।
ये तो हमारे पास सिंपल सी बात आ गई कि इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट रेट देता है या लेता है वो हमारे पास नॉन शरिया है, जो इंटरेस्ट रेट में काम नहीं करता वो शरिया है। अब शरिया बैंक्स अक्सर जो होते हैं वो हमें लोन जो होता है, LO मैं लिख देता हूँ, लोन जो होता है वो नहीं देते हैं। लोन ना देने की वजह क्या होती है, वो इसलिए कि ताकि इंटरेस्ट रेट से ग्रेस किया जाए। अब ये जो कंपनीज होती हैं ये हमारे पास नॉन शरिया में जो हमारे पास आ जाती हैं, इन्हें कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव बैंक। कंजर्वेटिव जो बैंक होते हैं वो लोन आपको देते हैं, और लोन के साथ वो क्या चीज चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करते हैं। जो 22% है ये चार्ज नहीं करेंगे हमारे पास शरिया बैंक। अब शरिया बैंक अगर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता तो क्वेश्चन ये आता है कि शरिया बैंक पैसे कमाते कहाँ से हैं। एक चीज होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ये किसी भी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक ऐसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेंगे जो कि कंपनी क्या हो, शरिया हो, नंबर वन। फिर ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे पास हमारी स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं एस लिख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और देन ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और शरिया कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, नेक्स्ट एक और होता है कि अक्सर फर्ज करें इनके पास कोई बिल्डिंग है, इन्होंने किराए पे लगाई हुई है, तो उसका जो इन्हें किराया मिल रहा है या फेयर वगैरह मिल रहा है, तो वो जो होती है पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, वो भी शरिया के अंदर ही आती है। देन फर्ज करें अगर एक हमारे पास बैंक है वो एक एज अ एजेंट काम करता है, तो बैंक एज अ एजेंट भी काम कर सकता है, और एजेंट करके वो अपना कमीशन लेंगे, और जो कमीशन होगा वो उनका क्या बनेगा, वही उनका क्या होगा, ईपीएस के अंदर शामिल होगा, वही उनकी अर्निंग होगी, वहां से उन वो पैसे कमाएंगे। अब लोन हमें एज अ अमाउंट नहीं देते हैं, लोन के तौर पे ये हमारे साथ कैसे काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप फर्ज करें एक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं कहता हूँ यार मुझे ना ये चीज बाय करनी है, मैंने एक कार बाय करनी है, ठीक है, उस कार की अमाउंट कितनी है, मैं कहता हूँ उस कार पे मुझे लग जाएंगे तकरीबन, मैं कहता हूं कि मुझे लग जाएगा 1 करोड़, में एक सी लिख देता हूँ, 1 करोड़ लग जाएगा। अब वो मुझे क्या कहते हैं कि ये जो 1 करोड़ है ना, हम गाड़ी आपके लिए बाय कर दें और आप हमें बेशक किस्तों में पे करते जाएं। तो इस तरह क्या होगा कि हम उन्हें किस्तें पे करते रहेंगे, और 1 करोड़ उनका जब पूरा हो जाएगा तो गाड़ी मुकम्मल तौर पे हमारी हो जाएगी। अब मैं इसी चीज को बैक करके मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं कि ये कैसे काम करते हैं बैंक, शरिया बैंक। लेट्स सपोज हमारे पास एक और चीज है, फर्ज करें मैंने एक घर लेना है, और घर की जो कीमत है मैंने उसे प्लाट लिख देता हूँ, प्लाट पी, मैंने एक प्लाट लेना है, और प्लाट की कीमत कितनी है, मैं दोबारा कह देता हूँ 1 करोड़। ठीक हो गया। मैंने 1 करोड़ कीमत है, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ कि मैंने इस तरह एक लेना है, घर लेना है, और मुझे उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, और मेरे पास जो है ना वो 40 करोड़ है, सॉरी 40 लाख है, 60 लाख चाहिए। बैंक हमें क्या देता है, 60 लाख दे देता है। और बैंक अब क्या कहेगा, ये जो 60 लाख है ये हमने आपको दे दिया है, और 60% के मालिक अब कौन हो जाएंगे, बैंक हो जाएगा। बैंक अब 60% का हमारे पास मालिक हो जाएगा। और अब जब उसका घर का फर्ज करें हम वो घर लगा देते हैं किराए पे, ठीक है, और हमें जो वहां से पैसे मिल रहे हैं, हमें फर्ज करें मिल रहा है 1 के 1 लाख में लिख देता हूँ, 1 लाख हमें मिल रहा है पर मंथ, उसका किराया मिल रहा है, फर्ज करो कि बिल्डिंग ही कर लें, कोई घर कर लें, 1 लाख मिल रहा है। अब 1 लाख में से हमें कितना मिलेगा और बैंक को कितना मिलेगा, 1 लाख में से जो 60% है वो बैंक को मिलेगा, और जो 40% है वो हमें मिलेगा, 40% हमारा हो जाएगा। तो 40% जो है वो हमारा हिस्सा है, और जो 60% है वो बैंक का हिस्सा है। तो ये एक और तरीका आ गया है कि बैंक कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और पहले मैंने आपको एक और चीज बताई है कि बैंक जो है वो किसी भी बैंक के साथ डील कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, अगर वो पार्टनरशिप वैलिड हुई और ऐसी पार्टनरशिप हो जो इस्लामी रूल्स को फॉलो कर रही होगी, तो तब वो जो है ना बैंक वो शरिया कहलाएगा। अब बैंक किसी नॉन शरिया कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। आजकल तो वैसे एक ढोंगी है, जो इस्लामिक बैंक है वो भी ज्यादातर नॉन शरिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज अब आपको कैसे पता चलेगी कि जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है वो शरिया कंपनी के अंदर है। बैंक की आप रिपोर्ट निकालेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट, और देन अदर इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन आएगा, अदर इन्वेस्टमेंट में जाके नोट्स में आप पढ़ेंगे कि जो अदर इनकम आई है इन्वेस्टमेंट में से, जो अदर इनकम उनकी जनरेट हुई है वो किस तरीके से आ रही है, वो या तो शरिया कंप्लाइंट जो कंपनीज हैं उनके अंदर से आ रही है, या नॉन शरिया कंपनी के अंदर से आ रही है। तो उस चीज से आपको पता चलेगा कि बैंक सिर्फ नाम नाम का शरिया है या हकीकत में शरिया है और काम भी शरिया वाले के हैं। अब जो हमारे पास आ गया नॉन शरिया बैंक, नॉन शरिया बैंक कैसे काम करते हैं। पहला तो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो है वो भी नॉन शरिया वाले करते रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बैंक ऐसे ही काम करते हैं। तो जो हम कहते हैं कि बैंकों की पाबंदियां, कोई पाबंदियां नहीं होती हैं, बैंक वाले कमा रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि गैम्बल करके हमने बचना कैसे है। तो ये हमारे पास नॉन शरिया में ऐसे काम करते हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं जो कि 22% चल रहा है, चाहे आपको दें, चाहे वो आपको वो लोन दें या चाहे वो लोन लें, बात एक ही है, इंटरेस्ट रेट वो 22% चार्ज होगा। देन ये भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। देन फिर
नॉन, मैं एन लिख रहा हूँ और नॉन शरिया और कंपनी की जगह पे मैं सी लिख रहा हूँ। नॉन शरिया कंपनी की जो है ना, नॉन शरिया NSC, नॉन शरिया कंपनीज, नॉन शरिया कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसे कमाते रहते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह हो गए, तो बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब फर्ज करें एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी को मैं ए का नाम दे रहा हूँ। कंपनी किसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है? फर्ज करें एक शराब की कंपनी है। फर्ज करें, मैं एग्जांपल ये आपको देता हूँ, मुरीब, मरी ब्रूअरी फैक्ट्री, MUREB, मैं MUREB लिख देता हूँ। मुरीब हमारे पास है, ये शराब बनाती है। अब एक बैंक है, बैंक कौन सा है हमारे पास? हमारे पास फर्ज करें मीजान बैंक कर लें, ठीक है। मैं मीजान बैंक को ME लिख रहा हूँ। मीजान बैंक कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? हमारे पास मुरीब में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मुरीब क्या है? हमारे पास नॉन शरिया कंपनी है। अब मीजान बैंक, अगर मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आपने इसे सच में क्वेश्चन नहीं कर लेना। अगर मीजान मुरीब में इन्वेस्ट कर रहा है और उससे उसे जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मतलब जो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे पास नॉन शरिया होगा। और इस्लाम के मुताबिक जो इंटरेस्ट आएगा नॉन शरिया कंपनी से, जो भी आपकी पैसे आप कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, वो हराम होगा। अब देखिए, इस्लाम बिल्कुल शरिया और नॉन शरिया के बारे में क्लियर है। अब इस्लाम में पहले क्या होता था? इस्लाम में जो ट्रेडिंग होती थी ना, सबसे पहले वो होती थी गोल्ड में, और गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड की प्योर जो होता है ना वो वैल्यू होती है और वो फिजिकल मौजूद होता है। उसके बाद अब ये करेंसी आई है, तो गोल्ड, अब इस्लाम में जो गोल्ड होता था ना, हम किसी को फर्ज करें अगर 10 दे रहे हैं, हम उसे 10 तोला सोना दे रहे हैं, तो उसने हमें 10 ही वापस करना होता था। ना वो 11 वापस करेगा, ना वो 9 वापस करेगा, ना वो 12 वापस करेगा, तो सेम टू सेम वापस करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इस्लाम में। और ये यहूदी ईसाई ये काम करते थे इंटरेस्ट रेट वाला। इस्लाम में इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। इस्लाम इंटरेस्ट रेट को हराम कहता है। और इंटरेस्ट रेट से जो पैसे कमाते हैं, उसका मतलब पता है क्या है? हदीस में आया है कि जो इंटरेस्ट रेट से पैसा कमा रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहा है। तो इस्लाम बिल्कुल क्लियर है इस चीज के बारे में कि जो भी इंटरेस्ट रेट है, सूद है, वो हराम है। तो सूद से मैं कहता हूं मुकम्मल तौर पे दूर रहा जाए। सूद से चाहे जो भी कंपनी हो, आप लोग दूर रहें, बेहतर तो यही है। लेकिन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। ये नहीं कि मैं नहीं कमा रहा, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी अक्सर कर देता हूँ। तो ये चीज हम लोगों को पता नहीं होती है, हम लोग इस चीज में मार खा जाते हैं। तो बेसिकली अब देखें, एक बंदा है, फर्ज करें वो चाहे शराब भी पीता है, वो पता क्या कहता है? खंजीर हराम है, खंजीर नहीं खाना है। शराब वो पी रहा है, शराब भी तो हराम है ना अल्लाह के बंदो। तो ये चीज भी आप लोगों को ज़हन में रखा करो ना। एक बंदा वो कहता है कि यार ये गुनाह कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा गुनाह बस ये मैं नहीं करता। यार एक गुनाह करो, दूसरा भी करो, गुनाह तो गुनाह होता है, हराम तो हराम है। इंटरेस्ट रेट भी हराम ही है। चाहे शराब हराम है, इंटरेस्ट रेट हराम है, खंजीर भी हराम है। इस्लाम में जिस चीजों से हमें मना किया गया है वो चीज हराम है। आगे आपकी मर्जी, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। यार मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, इस चीज को कॉन्सेप्ट जो था ना, बैंकिंग सेक्टर में क्लियर करना बहुत लाजमी था, क्योंकि इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे आपको समझ लगेगा कि नो लोग अब शरिया कंपनीज की तरफ या शरिया बैंक की तरफ कैसे जा रहे हैं। अब ये चीज मैंने आपको सिंपल सी बता दी है कि इस्लाम में इंटरेस्ट रेट हराम है। जी, तो अभी जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से हमारे पास अब जो लोग हैं, जिन्होंने अपने जो सारी उनकी जो पेमेंट थी ना, उन्होंने कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जो पेमेंट है ना उनकी, वो अब उन्होंने शरिया जो बैंक्स है ना उनमें ट्रांसफर कर ली है। तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे कितने परसेंट लोग हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब जो लोग हैं ना वो अब आ रहे हैं इसी चीज़ की तरफ कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो ना, हमारे जो पैसे जमा कराएँ, हम कोशिश करें कि जो हमारे पास शरिया कंपनीज़ है ना उन्हीं के अंदर जमा कराएँ, और ना शरिया के अंदर पैसे जमा ना करें और उनमें इन्वेस्टमेंट करने से ग्रेज ही किया जाए। अब देखें, हमारे पास बैंक जो आ रहे हैं कम से कम 3-4 बैंक ही हैं। मिज़ान बैंक, ठीक है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड, फैसल बैंक और बैंक अल फलाह। इसके अलावा शायद एक आध और हो, लेकिन मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा। आप लोग बहरहाल ये लिस्ट देख लीजिएगा कौन सी हमारे पास शरिया बैंक है और कौन सा हमारे पास नॉन शरिया एंड कंजर्वेटिव बैंक है। पाकिस्तान में करंटली जो हमारे पास 25% है, 25% जो लोग हैं उन्होंने अपनी उनकी जो कैश थी ना, मैं कैश को डॉलर डाल देता हूँ, डॉलर के अमाउंट, ताकि ये आपको सही समझ आएगा। 25% उन्होंने अपनी कैश को जो हमारे पास शरिया बैंक्स है ना उनमें कन्वर्ट कर लिया है। अब लोग चाह रहे हैं कि ये जो सूद की जो चीज़ है, सूद ये जो हराम है, इससे जो है ना वो ग्रेज किया जाए। अब लोग उससे दूर जा रहे हैं। और देखें, बात वही है, खंजीर भी हराम है, शराब भी हराम है, और हर चीज हराम है जो इस्लाम ने मना की है। अब लोग शरिया कंपनीज के अंदर चले गए 25%, और आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। लोग अब ट्रेंड आता जा रहा है। अब हमारे पास जो 75% हैं
वो अभी भी जो हमारे पास हैं वो नॉन शरिया के अंदर स्टिक किए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। अभी उन्हें भी जरा टाइम लगेगा। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज समझ आने लग गई है कि यार सूद से ग्रेज किया जाए तो बेहतर है। तो बहरहाल नॉन शरिया में अभी भी लोग हैं। 25% शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अंदर आ गए हैं, और जो हमारे पास 75% है वो अभी तक नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अंदर ही हैं। उन्होंने वहीं पे पैसे जमा कराए हुए हैं। बहरहाल देखें, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कोई इस्लामिक बैंक देखें, एक इस्लामिक बैंक देख लें, ठीक है, और जो सूद वगैरह ना लेता हो उसके अंदर आप बेशक इन्वेस्टमेंट करें। ये आई से हमारा जो है इस्लामिक बैंक है, मतलब कोई भी इस्लामिक जो रूल्स को फॉलो कर रहा है, आप उसके अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ बेशक आप डील करें, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बताएंगे कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उसका इतना इतना परसेंट प्रॉफिट देंगे। तो ये तो ठीक आ जाती है बात। अब कुछ जो बैंक्स है ना, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बिजनेस है, कि हम बिजनेस के जरिए से पैसा कमाते हैं और एज अ सूद उन्हें वापस करते हैं। अरे भाई, बिजनेस से कमाओ चाहे जैसे से कमाओ, आप ले तो सूद रहे हो, दे तो सूद ही रहे हो ना, तो बात तो एक ही हुई ना। या तो आप पूरे इस्लामिक तरीके से बन जाओ और ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करो जो कि हमारे पास शरिया है। अगर ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर देते हो जो कि शरिया कंपनीज हैं, फिर उसके बाद आप सूद की जो 22% वैल्यू है ना, उसे कैंसिल कर दो। ये जो आपके पास 20% वैल्यू आ रही है ना, इसे कह दो कि ये अब नहीं है, अब ये हम फॉलो नहीं करेंगे, इस 20% को आप खत्म कर दो, और देन आप सीधा उनसे उनके साथ डील करो। उनके साथ डील करो कि भाई हम आपको 10% देंगे, 20% प्रॉफिट देंगे, जितना प्रॉफिट आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, फिर तो बात सही है। लेकिन अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई चाहे इंटरेस्ट रेट हो या चाहे इन्वेस्टमेंट हो, एक ही चीज है, ये बात एक चीज नहीं है बिल्कुल भी। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है, ये बात सेम नहीं है, ये बात दोनों अलग चीज है। इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट अगर आप दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके आप उसी नॉन शेयर कंपनी अगर इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, तो ये सेम एक ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो बहरहाल इंटरेस्ट रेट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। शरिया और नॉन शरिया का आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आगे आप लोगों की मर्जी, आप शरिया कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें ना करें, नॉन शरिया के अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। बहरहाल मेरा मकसद क्या था, एक चीज आपको क्लियर कर देना। ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी अक्सर कर देता हूँ नॉन शरिया के अंदर, लेकिन ये जो चीज है ना हमारी अभी जो लोग हैं उनको पता नहीं है, लोगों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार ये चीज हराम है। उन लोगों को जिनको पता हो, बड़े लोग तो करते हैं भाई नॉन शरिया में, इसमें उन्हें क्या हर्ज है, वो तो कहते हैं कि भाई सूद आ रहा है तो आने दो, ठीक होगा, बैंक में कर रहे हैं, नॉन शरिया कंपनीज के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन अगेन एक और बात रिवाइज करता चलूं, चाहे इस्लामिक बैंक हो और चाहे हमारे पास कंजर्वेटिव बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, अगर वो नॉन शरिया बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां से प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, चाहे शेयर ही बाय कर रहा हो उसके, वो उसके लिए भी हराम ही है। चाहे डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा हो, चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो, हराम दोनों है। तो सिंपल सी बात है जी। बहरहाल मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा शरिया और नॉन शरिया का। अब जरा कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे पास जो शेयर है ना, 4-5 शेयर को हम देखते हैं कि ये शेयर जो हमारे पास है ना वो तगड़े शेयर हैं। शरिया के भी देख लेते हैं और नॉन शरिया के भी देख लेते हैं, उनका जरा फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। पहला जी शेयर है हमारे पास बैंक अल हबीब लिमिटेड। बैंक अल हबीब लिमिटेड जी हमारे पास कमर्शियल बैंक है, ठीक है। बैंक अल हबीब को देखें, इसकी रेंज क्या है, 39 से लेकर 60 तक ये शेयर जाता है, और अभी ये शेयर थोड़ा हाई वैल्यू में मिल रहा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो तकरीबन 1:1 है। इस शेयर के अंदर करंटली मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 40 से लेकर 45 के लेवल तक आप लोग इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरा हम 4-5 जो बैंक देखेंगे ना, तगड़े बैंक है, और फिर हम उनकी जरा रिपोर्ट भी देखेंगे, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। अब देखें इसके फाइनेंशियल, देखें फाइनेंशियल में मेन चीज होती है ईपीएस। ईपीएस को हम देखेंगे, ईपीएस ग्रोथ हो रही है कि नहीं। 2019 की ईपीएस 10, 2020 की 16, 2021 की 16.83, 2022 की थोड़ी सी ईपीएस कम हो गई, कितनी हुई है 14.91, इसे आप 15 कर लें। अब जरा देखते हैं 2023 की कितनी आई है। 2023 की ज्यादा होनी चाहिए काफी हद तक, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 बन गई है इनकी अभी की। और अभी मेरे ख्याल में एक आध क्वार्टर रहता है, तो मेरे ख्याल में ये 25-26 की इनकी ईपीएस आ रही है। तो मेरे ख्याल में बैंक अल हबीब की जो ईपीएस ग्रोथ है वो डेली की बेस पे इंक्रीज होती है। डेली की बेस पे मतलब है हर साल इनकी ईपीएस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब डिविडेंड देखें, डिविडेंड देने वाला शेयर है 4.5 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए, 4.5 रुपए, 3.5 रुपए, 2.5 रुपए, 3.5 रुपए, 3.5 रुपए, 3 रुपए। तो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल इनके बहुत अच्छे हैं। आगे आप लोगों ने खुद देख लेना है, अपने शरिया के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर नॉन शरिया के अंदर इन्वेस्ट करना है। देन हमारे पास आता है मीजान, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। मीजान को बाद में देख लेते हैं क्योंकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक हमारा शरिया बैंक है। एमसीबी, इसकी जो हमारी साल की लिमिट है 52 वीक की, वो है 106 से लेकर 153।
आप इसे 110 कर लें, 110 से 150 अभी मिल रहा है 142 पे, मतलब अभी तो इसे बाय नहीं करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इस शेयर में, और रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवार्ड कम है। अब आगे चलते हैं और जरा मजीद देखने की कोशिश करते हैं कि इसके जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कहते हैं। इनकी ईपीएस देखें 2019 में 20, 2020 में 24, 2021 में 26, 2022 में 27, तकरीबन आप इसे 28 कर लें। 28 से तो ज्यादा आनी चाहिए, कम से कम 11, 11, 22 और 22 और 7, 22 और 7 हमारे पास 29 और 1 30, 30 इसकी ईपीएस बन रही है। और पिछले साल की ईपीएस थी 27, अभी एक क्वार्टर की रहती है, अगले क्वार्टर की आएगी तो मेरे ख्याल में इसकी जो ईपीएस इंक्रीज हो गई है हमारे पास, कितनी इंक्रीज हुई है जी, 27 से लेकर तकरीबन 35-36 तक चली गई है। तो मेरे ख्याल में ग्रोथ इसकी भी बहुत अच्छी हो रही है, रेगुलर बेस पे हो रही है, एमसीबी के क्लाइंट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं और इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस, ग्रोथ, हर चीज अच्छी है। अब डिविडेंड के लिहाज से देखें, 7 रुपए का डिविडेंड, 6 रुपए का डिविडेंड, 6 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का डिविडेंड, 4 रुपए का डिविडेंड, 4.5, 5, 4, तो हर दफा डिविडेंड देते रहते हैं। तो कंपनी इस लिहाज से ये भी अच्छी है। अब शरिया है, नॉन शरिया है, वो चीज आपने बाद में देख के आइडिया लगाना है कि अब आपका फैसला होगा आपने शरिया के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। देन हमारे पास मीजान बैंक है, मीजान बैंक को भी देख लेते हैं। बहरहाल 5 बैंक को देखेंगे, 20 बैंक है, हर बैंक को नहीं देखा जा सकता। तो मैंने अभी मीजान बैंक खोल लिया, मीजान बैंक को देख लेते हैं। मीजान बैंक हमारे पास शरिया बैंक है। अब इसकी लिमिट क्या है, 82 से 137। अभी मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर ये 100 तक मिले तो देन बाय कर लेना चाहिए। 110 से नीचे या 100 की लिमिट में अगर मिलता है, 100 तक बंदा बाय कर सकता है। 100 से ऊपर बाय करने का मतलब क्या है, हमारा जो रिवार्ड है वो कम है और रिस्क ज्यादा है। आगे चलते हैं जी जरा। कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं, 24%, मतलब 24% शेयर मार्केट के अंदर जो है रोटेट कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास 75% जो शेयर हैं तकरीबन, वो कंपनी वालों ने खुद होल्ड किए हुए हैं। अब इसके डिविडेंड की बात करते हैं, ईपीएस की भी बात करते हैं। 2019 की ईपीएस तकरीबन 11, 2020 में 13, 2021 में तकरीबन 16, 2022 में 25, बहुत ज्यादा अच्छी इनकी ईपीएस आई है 2025 में। कितनी आई है 2022 में, सॉरी 25, इस क्वार्टर में भी देख लेते हैं, 25 से ज्यादा आनी चाहिए। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 हो गई है 3 क्वार्टर की, और मेरे ख्याल में ये इनकी तकरीबन 30 को क्रॉस कर जाएगी। तो ईपीएस इनकी भी इंक्रीज हुई है, इनके भी क्लाइंट इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इनकी इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल ये भी कंपनी अच्छी है हमारे पास, ये बैंक भी अच्छा है। तो इनकी देख लें, प्रॉफिट मार्जिन भी देख लें इंक्रीज हो रहा है, और हर चीज इनकी भी इंक्रीज हो रही है। अब डिविडेंड के लिहाज से ये थोड़ा सा कम डिविडेंड देते हैं, 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1.7 रुपए, 1.7 रुपए, और देन उन्होंने बोनस शेयर भी एक दफा दिया है तकरीबन 10% का। एक मतलब 10% बोनस का मतलब ये है, आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 10 मिलेंगे, अगर 1000 शेयर है तो आपको 100 शेयर मिलेंगे एक्स्ट्रा। 1.5 का डिविडेंड है, 1.5 का, 1.5 का और 1.5 का। तो डिविडेंड के लिहाज से मीजान बैंक थोड़ा सा कम है, मीजान बैंक डिविडेंड इतना अच्छा नहीं दे रहा है। अब एक और है बैंकल फला, बैंकल फला भी अच्छा बैंक है, बैंकल फला को देख लेते हैं। आप लोग हबीब बैंक को भी देख लीजिएगा, बल मैं बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब बैंकल फला है, देखिए इसकी लिमिट क्या है, 27 से लेकर 43। अभी ये किस प्राइस पे मूव कर रहा है, 40 पे। अभी तो मेरे ख्याल में इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवार्ड बहुत कम है, इसके अंदर एंट्री लेनी नहीं चाहिए। अगर एंट्री लेनी भी है तो स्टॉप लॉस के साथ आप लोग ले सकते हैं। मैं एज अ इन्वेस्टर बात करूं, किस बैंक के अंदर आप इन्वेस्ट करें आपको डिविडेंड भी अच्छा मिले ताकि। अब देखें इसकी भी जरा देख लेते हैं कि जो ईपीएस है वो कितनी है। ईपीएस इसकी सॉरी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, और इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इसका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है, और क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज ही हुआ है। अब इसकी देख लें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। 2022 में थोड़ा सा कम हुआ है, कोई बात नहीं। अब डिविडेंड देखिए, 3 रुपए का डिविडेंड, 2.5 रुपए का डिविडेंड, 2.5 रुपए का, 2 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 रुपए का, 1.5 रुपए का। अब इस शेयर की प्राइस कितनी है, 40, 40 रुपए के आपको 3 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। अब मीजान बैंक कितने का है, 122.30 का है, 130 पे पहुंचा हुआ है, और 130 वाला जो है शेयर है वो आपको दे रहा है तकरीबन 4 रुपए का, 5 रुपए का, और जो 40 रुपए वाला है वो आपको 3 रुपए का दे रहा है। तो 3 रुपए वाला तो अच्छा है ना यार, 40 पे 3 मिल रहा है और एक तरफ 130 पे आपको 4 मिल रहा है। तो बैंक तो ये अच्छा है डिविडेंड के लिहाज से, उसकी निस्बत मीजान की निस्बत बिल्कुल ऐसी ही बात है। ओवरऑल ग्रोथ इसकी भी अच्छी है। देन हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। अब बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड को भी देख लेते हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्या है। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान की रेंज है 9 से लेकर तकरीबन, आप इसे कर लें 10 से लेकर 20 कर लें। अभी ये मूव कर रहा है 17 पे। अभी इसमें रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है और रिवार्ड बहुत कम है। फ्री फ्लोट इसके कितने हैं, 30%, 70% बैंक वालों ने खुद होल्ड किया है, 30% मूव कर रहे हैं नीचे। अब देखें इसकी जरा ईपीएस देखते हैं, ईपीएस कितनी आई है, 1, 1.5 रुपए, 1.92 रुपए और 4 रुपए। 2022 में 4 रुपए आई है, और 2023 में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आनी चाहिए इनकी ईपीएस। ये देखें 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ये दोनों को मिला के तकरीबन 6 रुपए की ईपीएस बन रही है 3 क्वार्टर की। और पिछले कितनी थी, 4, 4 से 6 होगी, अभी तक एक क्वार्टर रहता है, 4 से 8 इनकी तकरीबन ईपीएस हो रही है, तो डबल हो गई है ईपीएस इनकी।
50% ईपीएस में इंक्रीज आ गया, 50%, सॉरी 100%। अगर 4 से 8 हो रही है इसका मतलब है 100% ईपीएस हो गई है इनकी। तो ग्रोथ बैंक इस्लामिक पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी है। वजह क्या है, ये शरिया कंपनी है, शरिया बैंक है, तो शरिया बैंक को इस चीज का प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा। डिविडेंड देखें, 1 रुपए, और डिविडेंड वैसे कम देते हैं, 2 रुपए, तो बहरहाल राइट शेयर भी देते रहे हैं ये काफी दफा, इस दफा इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो अभी बैंक तो बहुत अच्छा है, एक बात कैपिटल गेन भी देता है, और इनकी जो है ना इंप्रूवमेंट जो आ रही है ईपीएस के अंदर वो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन डिविडेंड के लिहाज से थोड़े से ना ये ढीले हैं, पंजाबी में कहते हैं थोड़े से माठे हैं, वही बात है, थोड़े से ढीले हैं ये भी डिविडेंड के लिहाज से। इसके अलावा जो बैंक अल फलाह को हमने देख लिया है, फैसल बैंक, फैसल बैंक जो है ना हमारे पास वो भी शरिया बैंक है। अब अगर आपने देखना है कि बैंक जो है वो नॉन शरिया कंपनीज के अंदर काम करता है कि नहीं, वो आप लोगों ने जाके इसकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, वहां पे जाके अदर इनकम देखेंगे, और अदर इनकम में जाके आप नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स में जाके आपको पता चलेगा कि इनकी अदर इनकम किस जरिए से आई है, किस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर वो स्टॉक हमारे पास शरिया के अंदर हुआ, केएमआई के अंदर आया, तो फिर तो हम कहेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे शरिया है, नाम की शरिया नहीं है। अगर वहां पे अगर किसी और का हुआ नॉन शरिया के अंदर इन्वेस्ट करते हुए, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये नाम की शरिया है बस। तो बहरहाल फैसल बैंक देख लें, इसकी लिमिट क्या है, 19 से लेकर 31, अभी मूव कर रहा है 24 के। मेरे ख्याल में अभी ये शेयर बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो इसके अंदर अभी रिस्क कम है और रिवार्ड अभी भी ज्यादा है। 31 की इसकी रेंज है, 31 तक जा सकता है। आगे चलते हैं जी, जरा इसकी देखते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट कितने हैं, 25% है। 75% गवर्नमेंट ने खुद होल्ड किए हुए हैं। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे है कि जो बैंक वाले हैं, बैंक ने जो उनके अपने ऑनर हैं, ठीक है, उन्होंने खुद होल्ड किया, और 25% जो है वो पब्लिक में रोटेट कर रहे हैं, हमारी मार्केट में रोटेट कर रहे हैं। तो 25% शेयर होल्डिंग हमारे पास है। अब इनकी जरा ईपीएस देखते हैं। ईपीएस 2019 में 4, और 2020 में 4.5, और 2021 में तकरीबन 5.5, और 2022 में 7.40, 7.5। अब देखते हैं कि 2023 की 7.5 बनती है कि नहीं। 2023 की देखें, 2, 2, 4, 2, 6, और ये तकरीबन 7 बन रही है। 3 क्वार्टर की 7 हो गई है, अगले क्वार्टर की मेरे ख्याल में 9 तक चली जाएगी। तो ग्रोथ तो इसकी भी अच्छी हो रही है, ईपीएस के लिहाज ईपीएस इनकी भी अच्छी हो रही है, और आप नेट प्रॉफिट देख लें वो भी इंक्रीज हो रहा है, और इनकी ईपीएस ग्रोथ देख लें वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। डिविडेंड 1 रुपए का, 5.5 रुपए का, और जीरो शरिया तकरीबन आधा पैसा आप कर लें, 0.5 रुपए, और 1 रुपया 0.5 होगा, 1.5। और देन मतलब ये है कि नॉर्मल बैंक का डिविडेंड के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। तो डिविडेंड के लिहाज से अच्छा कौन सा है, एमसीबी, देन हमारे पास बैंक अल फलाह, और देन हमारे पास आ रहा है यूबीएल। ये जो है ना हमारे पास बैंक्स हैं, ये डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर कोई बैंक हुआ, तो आप लोगों ने खुद देख लेना है कि वो बैंक किस रेंज के अंदर आ रहा है। मेरा मकसद ये था कि आपको बैंकिंग का ये बताया जाए कि कौन सी कंपनी शरिया है, कौन सी कंपनी नॉन शरिया है। अब एक और चीज रह गई है कि हर बैंकिंग इंटरेस्ट रेट से कैसे कमाता है, वो भी चीज जरा देख लेते हैं कि बैंक जो होता है इंटरेस्ट रेट से पैसे कमाता है, तो वो भी जरा चीज को देख ही लेते हैं कि इस चीज को जब हम देखेंगे ना बैंक इंटरेस्ट रेट से कैसे कमा रहा है, तो ये चीज हमारे जहन में बैठ जाएगी कि भाई बैंक की अर्निंग कैसे हो रही है। अगर वो शरिया भी है, तन किससे कमा रहा है। अब शरिया बैंक का मैंने आपको बता दिया था पहले, शरिया बैंक हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, फर्ज करें वो प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, देन वो स्टॉक मार्केट की शरिया कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, वो एज अ एजेंट काम करते हैं, एज अ एजेंट काम करते हैं। सेकंड, उन्होंने की प्लाट बाय किए होते हैं जिनके उन्हें किराए आ रहे होते हैं, ठीक होगा, जो फेयर वगैरह होता है वो किराया उन्हें आ रहा होता है, वो किराया वगैरह ले रहे होते हैं। ये तो हमारे पास आ गई शरिया। अब नॉन शरिया कैसे कमाती हैं, नॉन शरिया सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो नॉन शरिया भी करती हैं, लेकिन किस में करती हैं, नॉन शरिया बैंक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे नॉन शरिया कंपनीज के अंदर करेंगे। देन गैम्बलिंग भी करते हैं, कुछ बैंक गैम्बलिंग वगैरह भी करते हैं, और गैम्बलिंग भी इस्लाम में हराम ही है, ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। देन प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी किस तरीके से हो रही है, किस प्रोसीजर से हो रही है वो नहीं पता। देन अक्सर कोई शराब की कंपनी है, जैसे मरी वाले हैं, ब्रूरी है, मैं ब्रूरी लिख देता हूँ, BR लिख देता हूँ, BR ब्रूरी, उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी मेरे ख्याल में नॉन शरिया है। तो ये बहरहाल एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों में। अब एक सेल्स भी होती है हमारे पास, शरिया वाले सेल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज सेल कर देते हैं, नॉन शरिया भी सेल भी करते हैं। अब सेल कैसे की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, वो आप लोगों को मैंने अब सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो बेसिक मकसद यही था इस सेक्टर को एनालाइज करने का, आपको शरिया और नॉन शरिया का पता चल जाए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का ईपीएस अच्छा है, और कौन सी कंपनी हमारे पास शरिया है, नॉन शरिया। और मेन जो डिफरेंस आपको करवा दिया मैंने शरिया और नॉन शरिया में, मेरे ख्याल में वो आपको
बेस्ट तरीके में आपको एक्सप्लेन करेगा आपकी पूरी लाइफ में कि हम शरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये आगे आप लोगों का आपका अपना डिसीजन होगा कि शरिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाए या नॉन शरिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो आज के लिए इतना ही जी। ये हमारा बैंकिंग का सेक्टर था, हमने इसे तकरीबन 35 मिनट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरा आइडिया था 15-20 मिनट के अंदर कर दूंगा, लेकिन जब पॉइंट आगे निकलते गए तो मैंने कहा जब एक चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो बंदा डिटेल में एक्सप्लेन करे। हकीकत पसंद बंदा हूं मैं, बिल्कुल जो हकीकत होगी मैं वो आपके सामने रखूंगा, चाहे वो हकीकत मेरे खिलाफ हो या चाहे जिस चीज के भी खिलाफ हो, चाहे हमारा बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ हो, चाहे हमारे फार्मा सेक्टर के खिलाफ हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के खिलाफ हो। जो हकीकत होगी वो मेरा मकसद है आप लोगों को बताना। आगे आप लोगों का मकसद है, आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों का अपना डिसीजन है कि आप शरिया के अंदर इन्वेस्ट करें या नॉन शरिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।